स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की होगी विस्तार से बात जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बताते हैं जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां पर हिंदुओं का खून लगातार बह रहा है और माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा गारंटी देने वाला वहां पर इस समय क्यों कोई भी नहीं है, क्योंकि एक एक करके ऐसी घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं जो कई सारे सवाल वहां की सत्ता में यूनूस सरकार पर उठा रही है। आखिर अभी हाल ही की कौन सी घटना सामने आई है बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां खुशहाली की गारंटी जी राम जी हाँ वीबी जी राम जी बिल जो है वो इस वक्त सदन के पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और अब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे। लेकिन आखिर इसको लेकर क्यों विरोध किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं और किस तरीके से ये आगे आने वाले समय में विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसे पूरा करने में मदद करेगा, बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां सीरिया में अमेरिका की तरफ से ये बमबारी की गई है। जी हां, आतंकवाद के खिलाफ ये बमबारी करते हुए अमेरिका की तरफ से की गई है और इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से और सीरिया की तरफ से किस तरीके की बयानबाजी की गई है, आईएसआईएस के खिलाफ किस तरीके से अमेरिका लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहा है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी हुई पहली और प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलगता नजर आ रहा है। नेता उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में आगजनी के कई मामले सामने आए और इन सब के बीच बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले की एक बेहद ही दिल दहला देने वाली घटना वहां से सामने आई है। दरअसल यहां भालुका इलाके में कथित ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद मृतक के शव को पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जो बेहद ही दर्दनाक है। अब ये पूरी घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है और इस घटना के बाद अब हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करते हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के दौरान भी हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया था और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदू ही निशाने पर हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हिंसा की आग में सुलगता बांग्लादेश। तो जी हां, यूनूस के राज में अल्पसंख्यक जो है वो इस समय वहां पर खतरे में है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस निंदा के आरोप में हिंदू युवक की हत्या कर दी गई और हत्या करके हिंसा का जो ये पूरा खेल है वो वहां पर खेला गया है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कट्टरपंथी हिंसा पर एक बार फिर से वहां पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो वाकई बेहद दर्दनाक है और वो वीडियो इतना दर्दनाक है कि हम आपको उसे दिखा भी नहीं सकते। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर है। हिंदू नेता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनूस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में बिल्कुल ही विफल साबित हो रही है। हालांकि इस घटना को लेकर के जब ये वीडियो सामने आया तो तमाम तरीके के बयान भी सामने आए हैं, राजनीति से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, पर सवाल वही है कि आखिर क्यों वहां की जो आम जनता है उसको यूनूस सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रही। इसके साथ ही जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं पवन कल्याण, वो भी इस वक्त इस घटना को लेकर काफी गुस्से में नजर आए हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बांग्लादेश में इंसानियत का पतन हो रहा है, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। चुन चुन कर उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का वहां पर, उनका ये कहना है पवन कल्याण का। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अपने खून से आजाद कराया था बांग्लादेश को और आज उसी मिट्टी पर निर्दोष अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही है।
ये सोशल मीडिया पर पोस्ट पवन कल्याण की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि 1951 में बांग्लादेश में 22% हिंदू थे और अब 22% से घटकर सिर्फ 8% से भी कम हिंदू रह गए हैं। बांग्लादेश सरकार कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। उत्पीड़न को नजरअंदाज पूरी दुनिया कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी भी इस पर है। मानवाधिकारों के साथ भी विश्वासघात हो रहा है। यहां तक कि यूएन केवल निंदा नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना चाहिए यूएन को। तो पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कब होगी? क्यों बार बार उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्यों बार बार उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है? बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष की तरफ से कहा गया कि भारत का विरोध करके वहां राजनीति चमकाई जा रही है। ये सभी घटनाएं वहां चुनाव टालने के लिए की जा रही हैं। आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहाँ राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे की उद्देश्य वहाँ का चुनाव को टालने का। जो वहाँ का बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी तो कोई सिर पैर नहीं है। अब जो उत्पातियाँ हैं उत्पात कर रहे हैं और वहाँ का बर्बाद कर रहे हैं। बांग्लादेश का कल्चर से लेकर के इकोनॉमी सब बर्बाद हो रही है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग विरोध करना भी शुरू कर दिए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में चुनाव हो जाए और कोई सरकार बने, शांतिपूर्वक जैसा आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश आगे बढ़े। तो बांग्लादेश में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई तरीके की इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां अल्पसंख्यकों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो दर्शाती हैं। और अब एक और नई हाल फिलहाल की ये घटना सामने आई। सवाल फिर वही है कि आखिर यूनूस सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करा पा रही? क्यों कट्टरपंथियों के खिलाफ या जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है? नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी बिल 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। शुक्रवार सुबह राज्यसभा में ध्वनिमत से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दरअसल ये विधेयक मौजूदा मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का मजदूरी रोजगार देने की गारंटी देता है, जो पहले मनरेगा के दौरान सिर्फ 100 दिन थी। VBG रामजी बिल के पेश किए जाने के बाद से ही सदन में काफी हंगामा देखने को मिला था, फिर चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। लोकसभा की अगर हम बात करें तो बुधवार को करीब 14 घंटे इस पर लंबी बहस हुई और राज्यसभा में गुरुवार को आधी रात तक इस पर बहस हुई, चर्चा हुई। और दरअसल ये नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला एक आधुनिक ढांचा होगा, क्योंकि इसमें काम के दिन बढ़ाए गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और खेती के सीजन का भी
खास तौर पर इस बिल के दौरान ध्यान रखा गया है। आसान भाषा में आपको समझाएंगे इसका हर एक बिंदु, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गांव बनेंगे विकास का इंजन। जी हां, 125 दिन की रोजगार की कानूनी गारंटी इसमें मिलेगी। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इसके जरिए काम दिया जाएगा और इसके साथ ही काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी इसमें है, जो पहले 100 दिन की गारंटी थी। 15 दिन में अगर काम नहीं मिलता है तो उसके बदले में आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा गरीबों को। 60% केंद्र और 40% राज्य को इसमें खर्च करना होगा, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो पूरा 100% जो है वो केंद्र की तरफ से खर्च किया जाता था। ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड उनको मिला करेगा और इसके साथ ही नया कार्ड जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल तक के लिए मान्य होगा नया कार्ड। इसके साथ ही इसमें आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन से भी धांधली पर सीधे तौर पर लगाम लगेगी। पारदर्शिता इसके जरिए बढ़ेगी और दिव्यांगों के लिए भी खास इसमें प्रावधान किए गए, क्योंकि दिव्यांगों के लिए विशेष रोजगार गारंटी कार्ड का इसमें प्रावधान है। दिव्यांगों के लिए कम काम और साथ ही अधिक मेहनताना उनको मिलेगा। बुआई और कटाई का जो सीजन होता है, जो समय है, उस दौरान मजदूरों की उपलब्धता हो, उस पर भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और कोई भी व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 10,000 रुपए तक का उस पर दंड लगाया जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक सुरक्षा इसके जरिए सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने में ये बिल काफी अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। ग्रामीण विकास की नई इबारत लिखी जाएगी और सीधे तौर पर पारदर्शिता, सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण तंत्र इसके जरिए स्थापित होगा। पारदर्शिता भी होगी, सोशल ऑडिट भी होगा और शिकायत अगर किसी को है तो वो भी आप इसके जरिए कर सकते हैं। इस बिल में 4 फोकस एरिया है, जिसमें पहला है जल सुरक्षा, उसका इसमें ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही जो ग्रामीण अवसंरचना है उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह की कोई समस्या इसमें ना हो। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो वो है आजीविका आधारित ढांचा, यानी कि कोई भी परिवार को कोई समस्या ना हो और अगर 15 दिन तक उससे काम नहीं मिलता है तो उसके बदले उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और चौथा बिंदु है इसमें जलवायु आपदा से निपटने के काम भी इसमें शामिल किए गए। ग्राम सभा की ताकत को इसमें खासतौर पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर गांव में इसको लेकर के पूरा प्लान बनाया जाएगा विकसित का, और ग्राम सभा से इसकी मंजूरी भी दी जाएगी। तकनीक से पारदर्शिता आएगी और जियो टैगिंग, बायोमेट्रिक हाजिरी, रियल टाइम डैशबोर्ड, सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध होगी। यानी कि एक क्लिक के जरिए ही आप इन सारी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कितना जरूरी है ये बिल वो आपको बताया, और किस तरीके से मनरेगा की जगह लेगा, क्या कुछ पूरा बदलाव इसमें किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पारित करवाने के समय संसद में क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं, और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। तो शिवराज सिंह को आपने सुना, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनुज, जब ये बिल सदन में लाया गया तो कहीं ना कहीं राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह पर काफी हंगामा इस बीच हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बिल के प्रावधानों की अगर हम बात करें तो अक्सर किसानों को शिकायत रहती थी कि मनरेगा की वजह से बुआई और कटाई का जो सीजन होता है उस समय मजदूर नहीं मिलते, लेकिन अब इस समस्या को सुलझाने के लिए इस नए बिल में खास प्रावधान किए गए। आसान भाषा में आपसे समझना चाहेंगे अनुज। देखिए कृति का 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों को एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती थी और वो मिलती थी श्रमिकों की, और एक दूसरी समस्या होती थी वो श्रमिकों को होती थी रोजगार की।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि गांव के अंदर ही दोनों को उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। कृतिका, आप किसानों की जब पीक सीजन का समय होता है, कटाई और बुआई की हम बात करें तो उस समय सबसे ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है किसानों को, लेकिन श्रमिक कहां होता है उस समय? उसी गांव का रहने वाला, उसी इलाके का रहने वाला श्रमिक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना उसको पड़ता है, वहां पर जाता है वो रोजगार के लिए। लेकिन जो नया कानून अब रोजगार गारंटी का है कृतिका, इससे किसानों को श्रमिक मिलेंगे, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि पलायन नहीं होगा, रोजगार की गारंटी होगी। पहले तो मनरेगा के अंदर 100 दिन काम मिलता था, उसमें भी भ्रष्टाचार, जो हम कहें जो इसमें लाभार्थी होने चाहिए उनके नाम नहीं होते थे मनरेगा में, और जो दूसरे लोग हैं वो उसका फायदा उठाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें पारदर्शिता होगी, इसमें रोजगार की गारंटी होगी, जवाबदेही होगी, जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल अनुज, लेकिन इसके साथ ही अगर इसकी फंडिंग की बात करें तो पहले केंद्र सरकार के ऊपर ही इसका पूरा बोझ आता था, केंद्र सरकार की तरफ से ही पूरी फंडिंग होती थी। लेकिन अब इसकी फंडिंग की बात करें तो उसके लिए भी पूरा गणित तैयार किया गया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, क्योंकि मनरेगा में 100% केंद्र की तरफ से उठाया जाता था, लेकिन अब नए कानून में राज्यों की भी हिस्सेदारी इसके जरिए बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने जवाबदेही की बात इसमें की है और इसीलिए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि क्या केंद्र सरकार की ही जवाबदेही होनी चाहिए। विकसित भारत को अगर 2047 तक बनाना है कृतिका, तो ये तो हम कहें तो सहकार से समृद्धि के माध्यम से ही संभव हो पाएगा, और सहकार सभी का, चाहे वो राज्य हो या केंद्र सरकार हो। और हम जानते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं राज्यों पर निर्भर होती हैं, क्योंकि राज्यों को ही उनको लागू करना होता है। केंद्र सरकार सिर्फ पैसा दे सकती है, लेकिन इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी ऐसे राज्यों में देखने को मिली जहां केंद्र में सरकार अलग है, राज्यों में अलग है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि केंद्र अपने हिस्से का 60% जो पैसा है वो राज्यों को देगा और 40% पैसा राज्यों को अपना खर्च करना होगा। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बनेगी। अगर वो 40% पैसा खर्च नहीं करेंगे तो जनता के सामने सब बातें होंगी कि राज्य को पैसा केंद्र ने तो भेज दिया, लेकिन राज्य ने अपना इस्तेमाल नहीं किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर राज्य 40% पैसा देगी तो 60% और 40 पूरे के पूरे पैसे का उपयोग होगा। लेकिन ये भी राज्यों के हिसाब से अलग अलग आवंटन किया गया कृतिका। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की खासतौर से बात करें, तो 90 और 10% है वहां पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि वहां की चुनौतियां, भौगोलिक स्थितियां अलग है। ऐसे में 90% पैसा केंद्र और 10% राज्य देंगे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र ही सारा जितना भी बोझ है वो उठाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं पारदर्शिता, जवाबदेही और एक तरीके से भ्रष्टाचार को दूर करने की एक बड़ी कवायद इस बिल के अंदर है। सामाजिक एक तरीके से कहे गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, ये एक सबसे बड़ी बात इस बिल के अंदर है। और जो लगातार कृतिका सवाल उठते रहे हैं कि मनरेगा को खत्म कर दिया, मनरेगा को खत्म नहीं किया है, मनरेगा को मजबूत किया है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और यही बार बार इस बात को सरकार कहना चाहती है कि पहले समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं। 20 साल पहले मनरेगा को और मजबूत करने का काम अब किया गया है मोदी सरकार में। बिल्कुल, बदलाव जो है वो समय की जरूरत है और ये होना भी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया भी, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि इस नए कानून में आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसमें अब जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक होगी, आधार कार्ड का इसमें इस्तेमाल होगा, जिससे कहीं ना कहीं जो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है पैसा भी उसे ही मिलेगा। जो मनरेगा में कई बार शिकायतें मिलती थी कि काम कोई और कर रहा है और अटेंडेंस किसी और के नाम की लगती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा और साथ ही पारदर्शिता भी एक क्लिक के जरिए। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कृतिका, आप भी ऑफिस आती हैं, मैं भी ऑफिस आते हूं और हमें मालूम है कि आजकल हमारी अटेंडेंस बायोमेट्रिक होती है। हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि मैं किस दिन ऑफिस आया था और मैं किस दिन ऑफिस नहीं आया था। और उसी डिजिटल अटेंडेंस की वजह से सीधा मेरे अकाउंट में पैसा, मेरी तनख्वाह आती है। इसी चीजों को जो बड़े बड़े महानगरों के अंदर अभी तक जो योजनाएं चल रही थी डिजिटल अटेंडेंस की, वो अब इस योजना से जोड़ी गई है। गांव का चाहे मजदूर हो, श्रमिक हो, किसान हो, सभी को बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जोड़ा गया है। उन्हें रोजगार मिलेगा तो उनके हिस्से का पैसा मिलेगा। अब कोई बिचौलिया, कोई
प्रधान, कोई सरपंच उनके पैसे को ना खा सकेगा और ना उसके बदले रिश्वत मांग सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभार्थी सही मायने में होना चाहिए, जिसको रोजगार मिलना चाहिए, उसी की फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक लिया जाएगा और उसी को काम मिलेगा। पहले क्या होता था, जो गरीब आदमी है उसका नाम तो गायब होता था और जो सरपंच लिख के दे देता था, हमने देखा है कि संपन्न लोग उसमें शामिल होते थे, उनको रोजगार मिलता था, उन्हें पैसा मिलता था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा, इसीलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि पारदर्शिता एक सबसे बड़ा कानून का प्रावधान है जो इसमें किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बेहद ही आसान भाषा में इस कानून की जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं, उन्हें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा में 13 दिसंबर को आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 अमेरिकी जवान और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका ने अब बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने मध्य सीरिया में ISIS के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई और जमीनी हमले किए और इस अभियान को नाम दिया ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और तोपखाने का भी इस्तेमाल करके सीरिया के मध्य हिस्से में कई ठिकानों पर हमला किया गया। दरअसल आपको बता दें कि ये सभी ठिकाने ISIS इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों से जुड़े थे। अमेरिकी बमबारी को लेकर सीरिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे, साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अमेरिका का ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। तो ISIS पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमलावर होते नजर आए और सीरिया में ISIS पर अमेरिका की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। अमेरिकी कर्मियों की मौत के बाद में ये जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के जरिए। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के तहत 70 से ज्यादा ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। दरअसल 13 सितंबर को सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौत का ये बदला लिया गया है, जब आतंकी हमला वहां पर हुआ था जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी और साथ ही 1 अमेरिकी नागरिक की उस दौरान मौत हुई थी, जिसका बदलाव अमेरिका की तरफ से लिया गया है। इसके साथ ही सीरिया में अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो 1000 अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं, जिसको लेकर सीरिया सरकार ने अमेरिकी हमलों का पूरी तरह से समर्थन किया है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं अमेरिकी हमले की, जो अमेरिका की तरफ से हाल ही में किया गया है। 70 से ज्यादा जगहों को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है, जिसमें आपको बता दें कि ISIS के जो ठिकाने हैं और जहां पर ISIS के हथियार रखे हुए हैं उनको खास तौर पर इसमें निशाना बनाया गया है। और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से ही इन तस्वीरों को जारी किया गया है, इस हमले की ये तस्वीरें। लेकिन सीधे तौर पर इस हमले को बताया जा रहा है कि सीरिया में जो हाल ही में 13 दिसंबर को जो आतंकी हमला हुआ था उसका ये बदला है। अब सीरिया सरकार की तरफ से भी अमेरिका का पूरा सपोर्ट किया गया और कहा है कि ये कार्रवाई बिल्कुल सही कार्रवाई है और हम भी आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रहे हैं और जो ISIS से जुड़े हुए लोग हैं उनको बिल्कुल भी जो पनाह है वो नहीं दी जाएगी। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह बदले का ऐलान है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा और ना ही कभी रुकेगा। यह किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह बदले का ऐलान है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा और ना ही कभी रुकेगा। जैसा कि हमने उस बर्बर हमले के तुरंत बाद कहा था, अगर आप दुनिया में कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाते हैं तो आप अपनी बाकी छोटी बेचैन जिंदगी ये जानते हुए बिताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स आपको ढूंढेगा, पकड़ेगा और बेरहमी से मार डालेगा। आज हमने अपने दुश्मनों का शिकार किया और उन्हें मार डाला, उनमें से बहुतों को, और हम ये जारी रखेंगे। तो ये बयान अमेरिका सेना की तरफ से सामने आया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरे हमले को लेकर के, जो जिसे जवाबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से बताई जा रही है ISIS को लेकर? जी देखिए, इस ऑपरेशन को हॉकाई नाम दिया है अमेरिका ने और अमेरिका के ये ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। जो सूचना मिल रही है, अमेरिका ने सीधे साफ संकेत ये दिए हैं
कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला होता है, उनकी हत्या इस तरीके से की जाती है, तो फिर अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। और इसके सीधा मैसेज इस तरीके से नजर आता है कि जिस तरीके से अभी आप बता रही थी कि रक्षा मंत्री का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आतंकियों को लगता है कि उनके सैनिकों को मार के वो भाग जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है, उनको ढूंढा जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा। और ऐसा अमेरिका की सेना जो है वो कर भी रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी ये बयान सामने आया था जब अमेरिका के 2 सैनिक सीरिया में मारे गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी को भी नहीं बख्शेंगे। ये लगातार ऐसी चीजें हो रही है, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हम वहां पर शांति स्थापना के लिए हमारी सेना वहां पर काम कर रही है और इसीलिए उसका जो है एक्शन जो है देखा जा रहा है। तो अभी की अगर स्थिति की बात करें तो अभी भी अमेरिकी सैनिकों का जो ऑपरेशन हॉकआई है, जिसको नाम दिया गया है, हॉकआई इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि दोनों सैनिक थे वो आयोवा के रहने वाले थे, जिसको हॉकआई स्टेट कहा जाता है अमेरिका में। तो ऐसे में हॉकआई ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। तमाम उन ठिकानों पर जहां पर ये आतंकी रहते हैं, जहां पर इन्होंने हथियारों का गोदाम बनाया हुआ है, अपने हथियार जमा किए हैं, जहां से अलग अलग जगहों पर ये घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, निशाना बनाते हैं लोगों को, वहां पर ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है और 70 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक हमला किया जा चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।